इसके पहले वीडियो में हम संस्कृति से संबंधित जो अवधारणा हैं, जो धारणा हैं, जो समाजशास्त्रियों ने कुछ इससे संबंधित जो अवधारणा प्रस्तुत की हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पर संस्कृति ग्रहण या पर संस्कृतिकरण की बात की थी इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम दूसरे बिंदु को देखते हैं, नवीनीकरण या नवाचार। नवीनीकरण और नवाचार से यहाँ तात्पर्य ये है कि संस्कृति परिवर्तन का जब वार्नेट ने जब विश्लेषण किया तो उन्होंने नवीनीकरण या नवाचार का सहारा लिया। और जब संस्कृति में परिवर्तन नवीन आविष्कार एवं खोज के द्वारा होते हैं, उसे उन्होंने नवाचार की संज्ञा दी या नवीनीकरण की संज्ञा दी। नवीन आविष्कार कोई समूह स्वयं भी कर सकता है और अन्य समूहों से भी उन परिवर्तनों को अपना सकता है या आविष्कार को अपना सकता है। वहीं हेरस्कोविट्ज का यह मानना है कि नवाचार में पुराने कार्य नए तरीकों से किए जाते हैं या उनमें संशोधन स्वीकार किए जाते हैं। वहीं वार्नेट कहते हैं कि नवाचार मानव के अभावों के कारण पैदा होते हैं और इन अभावों के कारण भी उन्होंने दो बताए कि अभाव जो होते हैं दो तरह के होते हैं, जिसमें एक तो जब व्यक्ति समाज के रूढ़िगत व्यवहारों का पालन करता हो फिर भी उसे समाज में एक उचित स्थान नहीं मिलता है तो वह असंतुष्ट हो जाता है। एक तो ये अभाव उन्होंने बताया। दूसरे अभाव की वो बात करते हैं कि जब व्यक्ति समाज के रूढ़िगत व्यवहारों के पालन में अपने आप को असमर्थ पाता हो, एक इस अभाव की उन्होंने चर्चा की। तो इनका मानना है कि इन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति परंपरा के स्थान पर नवीनता की इच्छा रखता है और ये जो दो जो अभाव हैं यही नवीन आविष्कारों को प्रेरणा देते हैं। नवाचारों से संस्कृति में जैसा कि हम जानते हैं कि परिवर्तन आते हैं, परिवर्तन घटित होते हैं। स्वयं नवाचार भी सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जहाँ विचारों की स्वतंत्रता हो, पर्याप्त साधन हो और सामाजिक मूल्य नवीन विचारों को स्वीकृति देते हों, वहाँ नवाचारों को बढ़ने के अधिक अवसर हमें देखने को मिलते हैं। और कभी कभी जब समाज में असंतोष पैदा होता है वह भी नवाचारों को जन्म देता है। और इन असंतोष जो है वह समाज के चार लोगों में देखने को मिलता है, यानी चार प्रकार के लोगों में देखने को पाया जाता है। इसमें पहले वो व्यक्ति होते हैं जो समाज के कुछ रूढ़िगत व्यवहारों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दूसरे प्रकार के कुछ वे लोग होते हैं जहां परंपरागत व्यवहारों के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। तीसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो पहले तो परंपरागत व्यवहारों से लगाव रखते हैं किंतु अनुभव उन्हें परंपरा के विरुद्ध कर देता है। और चौथे प्रकार के वे लोग होते हैं, वह व्यक्ति होते हैं जो परंपरात्मक समाज में जीवन की उच्च उपलब्धियों की संभावना नहीं देखते और ऐसे समाज के प्रति उनमें एक विद्रोह की भावना पैदा होती है। तो मानसिक असंतुष्टि नवाचारों को स्वीकार कराने में वहां सहायक हो जाती है। इसके अलावा भी नवीनता का समर्थन करने वालों का व्यक्तित्व एवं नवीन का सामाजिक महत्व भी नवाचार की स्वीकृति को प्रभावित कर देता है। तो नवीन परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति यदि समाज में हम कहें कि बड़ा आदमी है, प्रतिष्ठित है, तो वो लोगों से नवाचार को अधिक प्रेरित करता है।
और उस नवाचार को व्यक्ति या हम कहें कि समाज शीघ्र स्वीकार कर लेता है। जहाँ तक सामुदायिक विकास योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र में नवीन परिवर्तन लाने के लिए अच्छे जहाँ नेतृत्व का सहारा इसी कारण लिया जाता है, तो इस नवाचार के हम कुछ जहाँ विशेषताओं की बात करें, कुछ बातों की बात करें, तो हम देखते हैं कि नवाचार कोई भी समाज उसी दिशा में स्वीकार करेगा जब वह उसके लिए लाभदायक हो। पहली बात, नवाचार की जो आवश्यक विशेषता हैं, आवश्यक विशेषताओं के बारे में जो बात कही है, आवश्यक बातों के बारे में बात कही है, वो उसमें कि कोई भी समाज जो नवाचार को जो स्वीकार करेगा तो जब ही करेगा जब उसके लिए वो लाभदायक हो। दूसरी विशेषता के रूप में हमें देखते हैं कि नवाचार की प्रक्रिया सचेत है, अर्थात किसी भी समाज में नवीन परिवर्तन जानबूझकर प्रयत्नपूर्वक लाया जाता है। ये भी एक इसकी विशेषता है। यानी किसी समाज में जो नवाचार की जो बात आती है, नवाचार लाया जाता है या वहाँ नवीन परिवर्तन का जो प्रयत्नपूर्वक उसको लाने का जब प्रयास किया जाता है, समाज को बदलने का जब प्रयास किया जाता है, समाज में परंपराओं की जगह नवाचार को लाने का प्रयास किया जाता है, तो ये भी एक विशेषता है इसकी। तीसरी विशेषताओं के रूप में एक समाज द्वारा नवाचार अपनाने पर दूसरा समाज भी उससे प्रभावित हो जाता है और उससे परिवर्तित या संशोधित रूप में वो स्वीकार करता है, तथा यह एक जो चक्र है वो हमेशा चलता रहता है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि नवाचार का जो चक्र है या नवाचार की प्रक्रिया है या नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है, वह निरंतर हमें समाज में देखने को मिलती है। चौथी विशेषता के रूप में हम यहाँ देखते हैं कि नवाचार में एक या अधिक नवीन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया जा सकता है। ऐसा इसमें आवश्यक नहीं है कि किसी एक संस्कृति के हम नवाचार को ही अपनाएं। नवाचार में एक साथ एक से अधिक संस्कृतियों को भी अपनाया जा सकता है, उसके नवाचारों को ग्रहण किया जा सकता है, नवीन आविष्कार को ग्रहण किया जा सकता है, नए विचारों को ग्रहण किया जा सकता है। तो ये कुछ नवाचार की हमें विशेषता देखने को मिलती है। अच्छा, एक बात और है कि नवाचार में ये आवश्यक भी नहीं है कि नए आविष्कार ग्रहण करने वाले समाज में ही परिवर्तन हो। यहाँ उसके संपर्क में आने वाले दोनों ही समाजों में सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान हो जाता है, क्या होता है, और दोनों ही नवाचार घटित यानी दोनों ही समाजों में नवाचार हमें घटित होता दिखाई देता है। तो एक नवाचार की एक विशेषता यह भी है कि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो सभी समाजों में घटित होती रहती है, चलती रहती है। किंतु सदा ही नवाचारों का समर्थन तो होता हो, ऐसे भी हमको समाज में परिस्थितियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। कभी कभी हमें समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि नवाचारों का विरोध भी होता है। अनेक बार कई कारणों से इनका विरोध भी समाज में देखने को मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे देश में जब कंप्यूटर क्रांति की जो बात हुई, कंप्यूटर को लाया गया राजीव गांधी की प्रधानमंत्री काल में, तो उसमें इसका एक विरोध हुआ था। और विरोध इस कारण हुआ कि कंप्यूटर जब आ जाएगा तो समाज में बेरोजगारी फैल जाएगी, क्योंकि एक कंप्यूटर जो होगा अनेक व्यक्तियों का जो काम कर लेगा तो व्यक्तियों को काम नहीं मिलेगा। तो वो एक जो नवाचार था उसका हमारे समाज में कुछ वर्गों में उसका विरोध भी देखने को मिला। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि नवाचार जो अपनाए जाते हैं, नवाचार हम कहें कि हमेशा आसानी से अपना लिए जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। नवाचारों का हमें समाज में विरोध भी देखने को मिलता है। तो जब विरोध जब देखने को मिलता है लेकिन फिर भी नवाचार को वहाँ लागू किया जाता है, तो कुछ समय के बाद में फिर उसकी समाज में अच्छाई और
बुराइयों के आधार पर फिर उसका आगे प्रसार होता है। जहाँ हेरस्कोविट्स ने एक नवाचार के बारे में, एक परिभाषा के बारे में कहा कि जब आविष्कार, खोज और प्रसारित तत्व मिल जाते हैं तो उन्हें नव प्रवर्तनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। और प्रत्येक नव प्रवर्तन, चाहे वह खोजा गया हो, आविष्कृत या प्रवेश कराया गया हो, चेतन मानवीय परीक्षण की प्रवृत्ति और मानवीय कौशल की अभिव्यक्ति है। एक नव प्रवर्तन के तत्काल बाद छोटे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं और परिवर्तन की प्रक्रिया ये कभी बंद नहीं होती है। यानी समाज में नवाचार की जो प्रक्रिया है, नवाचार हमेशा हमें देखने को मिलता है और इससे कोई भी समाज अछूता नहीं है, कोई भी संस्कृति अछूती इससे नहीं है। नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए आविष्कारों को ग्रहण किया जाता है और नए नए आविष्कारों से जब ग्रहण किया जाता है तो समाज में लोगों के कार्य करने के तरीके भी बदल जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति के अंतर्गत कार्य करने का तरीका, हमारा जीवन जीने के ढंग के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, तो हमारे जो जीवन जीने का जो ढंग है वो सब कुछ बदल जाता है। जैसा कि हम कंप्यूटर का ही उदाहरण लें, जब से हमारे देश में दूरसंचार में जो क्रांति हुई है, कंप्यूटर क्रांति हुई है, उसके बाद में हमारे कार्य करने के तरीके, तौर तरीके, उठने बैठने के तरीके, हमारे ऑफिशियली जो वर्क हैं, इनमें सभी में परिवर्तन हुआ है, सभी में बदलाव आया है। तो इसको एक हम नवाचार के रूप में ही देख सकते हैं। आज हम देखते हैं कि विभिन्न समाजों में जो डाटा एकत्र होता है, जो जानकारी एकत्र होती हैं, वो सब कंप्यूटर के माध्यम से ही रहती हैं। पहले जो जितनी भी मैनुअल जो वर्क हुआ करता था, कागजी कार्रवाई हुआ करती थी, उसमें काफ़ी कुछ कमी आ गई है। आज हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजने में, जानकारियाँ भेजने में, यानी एक क्षण में ही हम कोई कोई सी जानकारी को हम कहीं भी विश्व के कोने पर भेज सकते हैं। तो ये एक जो हमारा कार्य करने का जो तरीका है, काम करने का जो ढंग है, हमारा विचार करने का जो ढंग है, हमारा सोचने का जो ढंग है, सब कुछ इससे प्रभावित हुआ है। तो नवाचार एक, हम कहें कि ये भी एक संस्कृति के सिद्धांतों के रूप में, एक अवधारणा के रूप में हम इसको देखते हैं, जो समाज में सतत चलता रहता है। तो आज हम इसमें इतना ही चर्चा करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे संस्कृति के संगठन या एकीकरण के बारे में। धन्यवाद।